आपने पोस्ट लिखा था कि अश्लीलता जो है अंग प्रदर्शन का रूप है, लेकिन वो सलील है, वो सुंदर है, तो सुंदर चीज कभी अश्लील नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप रसगुल्ले का प्रदर्शन करके अश्लील नहीं कह सकते, उसी प्रकार से आप अंग प्रदर्शन को भी अश्लील नहीं कह सकते हैं। इस पर काफी लोगों में भ्रांति भी हुई, अभी अश्लीलता पर बात भी चल रही है। अश्लीलता देखिए, आप हर व्यक्ति की लालसा होती अंग देखने की, खास करके पुरुषों की लालसा होती है स्त्रियों की के अंग देखने की। ऐसा पुरुष मिलना ही नहीं, संभव नहीं है जो अंग देखना ना चाहे। तो अंग देखना, तो अंग आप देखना चाहते हैं और वो अंग दिख रहा है, जो आप देखना, जो आपको सुंदर लग रहा है, वो अश्लील कैसे हो जाता है? तो होता क्या है, बात कहाँ है? बात ये है, और मैं तो अश्लील उसको भी कहता हूँ, फेसबुक पर जो रसगुल्ले की, तरह तरह के पकवान की, मिष्ठान की और तरह तरह की चीजों के का जो प्रदर्शन होता है, अगर अंग प्रदर्शन अश्लील है तो भोज्य पदार्थों का प्रदर्शन भी अश्लील है। क्यों? क्योंकि उसको देखने के बाद जी ललचने लगता है। वो अश्लील कहने वाला क्या कहता है? अश्लील कहता है कि वो असली दिश का मेरे भीतर उत्तेजना होती, तो उत्तेजना होती है तो उसका समन आप कर लीजिए ना, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपको उत्तेजना होती है तो ये आपकी बीमारी है, उसको क्या लेना देना आपकी उत्तेजना से? आप दूसरे को क्यों शांत करना चाहते हैं, आप अपने को क्यों नहीं शांत करते हैं? ऐसा भी आदमी हो सकता है, और है ही, जो सेक्स को जान चुका है, अंग को देख चुका है, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। विदेशों में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन अपने देश में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि ये प्यासा है, क्योंकि इसने ढक के उसको अश्लील कहा, उसको वर्जित कहा है। और ऐसा करके जीवन भर अंग देखने में उसका मानस लटका हुआ है, वो दूसरा कोई चीज नहीं देख सकता है। वो मंगल ग्रह पे नहीं जाएगा, ऐसा आदमी अनुसंधान नहीं करेगा। और जहां यूनिवर्सिटी में कोई नहीं, उसका सारा एक ही उद्देश्य होगा कि अंग वो किसी तरह से देखे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो जिसको पॉर्न वीडियो कहते हैं, वो और उसका रेट कितना आता है, उस कितना ज्यादा देखा जाता है। एक एक आदमी देखता है छिपा के, बूढ़ा देखता है, किशोर देखता है, युवा देखता है, एक एक आदमी देखता है वो। तो आप जिसको देखते हैं, जिसके लिए लालायित है, उसको अश्लील कह रहे हैं। अश्लीलता हमारे भीतर है, और वो पैदा हुई है वर्जना से, वो पैदा हुई है प्रतिबंध से, वो पैदा हुई है ज्यादा से ज्यादा ढकने से। खुला होने के बाद जिज्ञासा खत्म हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि एक समय जो स्त्री पूरा ढक के अपने को रखती है, तो उसका हाथ दिख जाए, बांह दिख जाए, टांग दिख जाए, तो ये भी उत्तेजक हो जाता है, ये भी उतना ही उत्तेजक हो जाता है। और अगर उस पूरा खुल जाए, तो पूरा खुलने के बाद सारे आकर्षण खत्म हो जाते हैं। तो भारतीय जो सिस्टम है, वो सेक्स को सर्वाधिक महत्व देता है, उसके महत्व को, उसके आकर्षण को इस प्रतिबंध के द्वारा बरकरार रखना चाहता है। और जो इसको खोलने का पक्षधर है, वो मुक्ति का मार्ग खोलता है, उससे बाहर। क्योंकि जान लिया, देख लिया, अब क्या फिर उसके पीछे जाना, क्या बार बार वही चीज देखना? बार बार नहीं देख सकता। ढकते हैं तो जीवन जिंदगी भर आप लटके रहते हैं। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कभी पन्ने खत्म हो जाते हैं तो कभी सियाही सूख जाती है। नमस्कार, मैं मोनिका, और मैं सारे दर्शकों को कुश्ता बिहार के इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। इस सेशन में मेरा साथ देने वाले हैं मेरे को होस्ट ज्योत प्रकाश जी, और आज हम बात करेंगे प्रेम पे। प्रेम के बिना शायद कोई भी अपनी जिंदगी कल्पना नहीं कर सकता है। पशु हो, जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, सभी प्रेम के भूखे होते। तो प्रेम के नाम से ही यहाँ पे प्रस्तुत हमारे सामने गेस्ट जो मौजूद है, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, मटुकनाथ जी सर, हमारे इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोनिका जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और स्वागत पुनः। हम सब आज मटुकनाथ सर से बातचीत करेंगे। प्रेम पर विषय रखा गया है। मोनिका जी, सबसे पहले सवालों की जो फहरिस्त है सर से शुरू किया जाए, और जो हमारे दर्शक जो रहे उनसे भी अनुरोध होगा कि आप भी कमेंट में अपनी सवाल जो है छोड़ दें, ताकि हम सर से सवाल ले लें। हाँ जी सर, तो सर आपका जो ये प्रेम कहानी जो शुरू से ही इतने पॉपुलर होते, फेमस होते हुए आ रहा है, आपका और जूली का, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जूली कैसी हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन, मेरे प्रेम की चर्चा है कि सामान्य प्रेम पर चर्चा है? अगर मेरे जीवन पर चर्चा है, ये तो बहुत हो चुकी। लेकिन असली सवाल है कि आप युवाओं का प्रेम जीवन कैसा चल रहा है, वहाँ क्या कठिनाइयां हैं,
हम आगे तो आऊंगी सर, सक्षम उससे भी आऊंगी मैं। नहीं जी। सर, युवाओं पर चले आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सर हाल चाल लेते हैं तो आपके भी ठीक है। जो तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुप्रचारित बात है कि जूली त्रिनिदाद में रह रही है और मैं भागलपुर जिले में एक गांव है जयरामपुर, वहीं पर ओशो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खोल रहा हूं। वो लॉकडाउन के बाद खुलेगा, तो यही काम कर रहा हूं। अब आगे इस पे पूछा जाए, क्या पूछना है? अच्छा जी सर, तो मेरा पहला सवाल है कि आजकल जो जनरेशन की जो रिलेशनशिप चलते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन ऑनलाइन पे ही ब्रेकअप पैचअप हो जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऑनलाइन युवाओं के लिए और वृद्धों के लिए, सबके लिए वरदान है, क्योंकि इसने आपको बहुत सहजता से दूर दूर स्थित समान धर्मा को जोड़ दिया। आप जहां रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में, वो जरूरी नहीं कि आसपास निकट के आदमी आपके मन के लायक ही हों, लेकिन दूर बैठा, कोसों दूर बैठा आदमी आपके मन के लायक हो सकता है। लेकिन ये ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती तो आप कैसे उनसे जुड़ते? ये वरदान सिद्ध हुआ है जोड़ने के लिए। पहले तो शादी ब्याह में बरतुआरी के लिए इस कुटुंब से पूछ रहा है, उस कुटुंब से पूछ रहा है, और बहुत सीमित दायरा था उनका। इसने दायरा को असीमित कर दिया है और अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को खोजना बहुत ही सुलभ कर दिया है, आप आसान कर दिया। इसलिए ये मनुष्य के जीवन में ऐसा भाग्य इसके पहले नहीं आया था जो आज आया है, आजकल आया हुआ। इसको सर भाग्य मान रहे हैं। कई बच्चे या कई युवा ऐसे हैं जो इसको जो है गलत तरीके से भी लेते हैं कि इनसे जो है पता भी नहीं चल पाता है, फ्रॉडगिरी भी बढ़ गया है, और आप इसे सर एक संयोग और भाग्य बता रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं। दोष देना चाहिए मनुष्य को, इस्तेमाल करने वाले को। इस्तेमाल करने वालों के भीतर हमने विवेक जगाया नहीं, उनको भीतर बोध पैदा किया नहीं, उनके भीतर समझदारी पैदा नहीं की, तो वो जिस चीज का इस्तेमाल करेगा वो गलत ही करेगा। आदमी गलत और सही होता है, टेक्नोलॉजी गलत और सही नहीं होता। ये सिर्फ यही सिद्ध करता है कि हमने सही आदमी पैदा नहीं किया। ये हमारी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है, ये हमारे पारिवारिक व्यवस्था पर प्रश्न है, और ये हमारी सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न है कि इतने सारे लोग युवाओं की चिंता कर रहे हैं, विश्वविद्यालय कर रहा है, शिक्षक कर रहे हैं, समाज परिवार कर रहा है, और युवा भटक रहे हैं और युवा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे शिक्षा आपने? तो शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है और हम लोग गलती से टेक्नोलॉजी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें गलत शिक्षा दी गई, हमें बोध नहीं दिया गया, विवेक जागृत नहीं किया गया। सर एक सवाल और है कि आजकल इसके नाम पे, प्रेम के नाम पे फ्रॉडगिरी भी बहुत हो गया है, पैसा भी वसूला जा रहा है, युवा युवती से वसूल ले रहे हैं या युवतियां युवा से वसूल ले रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें भी हम सबों की अपनी दोष मानी जाएगी या टेक्नोलॉजी को हम नहीं दोष दें? हर अवस्था में अपने दोस्त से अगर आप भागेंगे तो कोई सुधार संभव नहीं होगा जी। टेक्नोलॉजी मीडियम है, वो आपका गुरु नहीं है, वो आपका मार्गदर्शक नहीं है, आप उसके इस्तेमाल करता है। तो फ्रॉडगिरी, आदमी फ्रॉड बैठे हैं, लव गुरु हमारे सामने बैठे हैं। मैंने एक आपकी पोस्ट पढ़ी थी कि फेसबुक पर टहला करो, करो बात दो टूक, चहो दिसी बरसों प्रेम रस, भींजे दास मटूक। सर इस प्रेम रस की जो बात हो रही है, आखिर भारत एक ऐसी संस्कृति रही है जहां पे मीरा की प्रेम, राधा कृष्ण की प्रेम, और प्रेम से भगवान की भक्ति की पाई जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ओशो जैसे विद्वानों को या लव गुरु मटुक नाथ की बातों को मानेगी? और जिसमें आप बताते हैं कि सेक्स जो है वो प्रेम का बाप होता है, या प्रेम से भी कहीं यदि ऊपर चीज है तो सेक्स है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्रेम से ऊपर की चीज सेक्स है, वो उसका दूसरा मतलब है पहले। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम बार बार जहां हैं हम वहीं से हमारी यात्रा हो सकती है जी, और वहां से नहीं हो सकती है। तो राधा कृष्ण का प्रेम या और भी जो महान प्रेम है, उसको हमने क्या समझा है? क्या हम और समझने के लिए अपना स्तर ऊंचा करना होता है? हम कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, राम को नहीं समझ सकते हैं, हम सिर्फ अपने को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
तो अपने को समझने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अपने को हम कैसे समझें, अपने को हम कैसे जाने। आपने जो एक दोहा पढ़ा मेरा कर, उसमें एक बात कही गई है कि करो बात दो टूक बात करता हूं, यानी प्रेम में धोखाधड़ी नहीं। प्रेम में, अगर प्रेम में आदमी पैसा वसूलता है तो इसका मतलब है कि प्रेम का भूखा नहीं, वो पैसे का भूखा है और प्रेम को साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो भूखा किसका है? जो प्रेम का भूखा होगा वो पैसा लुटा देगा, और जो पैसा का भूखा होगा वो प्रेम को कुर्बान कर देगा। तो अभी अगर पैसे के लिए प्रेम को कुर्बान किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेम की झलक उसको नहीं मिली है, पैसे की गंध उस तक पहुंची है, पैसे के महत्व को उसने जाना है, लेकिन प्रेम के महत्व से अनभिज्ञ है। प्रेम का महत्व कैसे समझे? ये तो विश्वविद्यालय में आने की चीज है, हर जगह स्कूल कॉलेज में आने की चीज है, माता पिता जी के काम की चीज है कि वो बच्चे को सिखाएं कि प्रेम क्या चीज है। लेकिन वो नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद नहीं जाना, वो खुद वर्जना में जीते रहे, खुद अंधेरे में जीते रहे। वास्तव में आखिर प्रेम है क्या सर? प्रेम तो जोड़ने का काम करता है और जुटना। दो शुरू में तो दो दिलों का मिलन है, जो एक बाहर जगत है, एक हम जगत है, और दो अलग थलग हैं। जो अलग थलग पड़े हैं उनको जोड़ना, उनको एक ऐसी शक्ति है प्रेम जो दोनों को एक कर देती है। तो एक करने की शक्ति का नाम प्रेम है। दो नहीं रह जाता प्रेम में। आप देखते हैं कि जितना ही प्रेम गहरा पे उतरता जाएगा वो कोई किसी से कुछ छिपाता नहीं, और बिना कहे ही कोई किसी के दिल की बात जान लेता है। उसके मन में क्या चल रहा है बिना जाने ही जान लेता है। क्यों ऐसा होता है? कि दोनों के विचार, दोनों के भाव, दोनों की मानसिकता मिलकर करीब करीब एक हो गई है। तो एकीकरण का नाम प्रेम है, दो को जोड़ता है। और फिर ये आरंभ है, उसके बाद तो जोड़ना इसको पूरी सृष्टि से है, पूरे मानव समुदाय से है, सबसे जोड़ना है, समाज से जोड़ना है, सबसे जोड़ना है। तो जुड़ने की क्रिया प्रेम है। और जो जुड़ता है आदमी, जब एक हो जाता है दो मिलके, तब वहां फ्रॉडिज्म किसके साथ करेगा? दोनों तो एक ही है। उनके साथ करता है तो अपने ही साथ होता है, दूसरा है ही नहीं। जब तक दूसरा है तब तक फ्रॉडिज्म है, और दूसरा रहा ही नहीं तो फ्रॉडिज्म मिट जाएगा। सर कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है। क्या आकर्षण ही प्रेम है? दोनों अलग अलग है, या फिर यूं कहें कि दोनों के रास्ते एक ही हैं? देखिए, आकर्षण पहला चरण है प्रेम का, अलग अलग नहीं है। प्रथम चरण है। आकर्षण नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम के लिए आकर्षण होना अनिवार्य है, लेकिन कोई प्रेम आकर्षण तक ही रह सकता है। हम जैसे यहाँ से पटना के लिए रवाना हुए और चले, और यहीं से लौट गए, थाना बीहपुर से ही लौट गए, तो रास्ते से लौट गए, पटना पहुंचे नहीं। तो आकर्षण तक आरंभ से ही लौट आए, आगे यात्रा नहीं की, तो आकर्षण पर से ही लौटना हो सकता है और प्रेम की मंजिल पर भी पहुंचा जा सकता है। इसी अर्थ में आकर्षण और प्रेम में थोड़ा सा फर्क है। आकर्षण जब एकीकरण में बदल जाए, एक करने में हो जाए, आकर्षण तक दो है, लेकिन जब एक हो जाता है तो प्रेम है। तो आकर्षण और प्रेम में यही फर्क है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके भी हम सवाल लेंगे, तब तक मोनिका जी अपने सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ सर कि इसका चयन कैसे करें कि वो इंसान सामने वाला हमारे लिए बेहतर है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, उपयोगी सवाल है, व्यावहारिक सवाल है। ये एक तो प्रथम विचार विमर्श से आपको पता चल जाएगा कि कैसा आदमी। बातचीत करने से, बातचीत से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती। दूसरा चरण है व्यवहार, जो इससे महत्वपूर्ण है। बिना व्यवहार में जाने अगर बातचीत के आधार पर ही सब कुछ तय कर लिया जाता है तो बातचीत किसी के बड़े मधुर हो सकते हैं, बोल बड़े मीठे हो सकते हैं, बड़े परोपकारी ढंग के आदमी मालूम पड़ सकते हैं, बड़े समझदार मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन उसके भीतर एक दूसरा मनुष्य भी बैठा हो सकता है, और वो दूसरा मनुष्य तब प्रकट होता है जब व्यवहार में आता है। इसलिए बातचीत के आधार पर ही अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो आप धोखे की संभावना होती है। और उसको व्यवहार में, और जितना ही अधिक व्यवहार में, जितने पक्षों पर, जितने क्षेत्रों में व्यवहार में उतरेगा आदमी, उतना ही वो पक्का होता जाएगा कि ये मेरे लायक है कि मेरे लायक नहीं। जी,
जी। सर एक ये तो युवाओं की बात की कि कैसे अपने पार्टनर का या कैसे अपने जो है प्रेमी प्रेमिका का सिलेक्शन करे। एक आपने लिखा पोस्ट कि रद्दी शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में प्रेरित होते हैं और राजनीति करते हैं, लेकिन आपने लिखा कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वो प्रेम करते हैं। किस तरह की प्रेम की बात कर रहे हैं? क्या जिस तरह की आप अपने लिए प्रेम जिस तरह का देखते हैं बाकी शिक्षकों और बच्चों के लिए उसी तरह का देखते हैं, या उन लोगों का प्रेम कथा कुछ अलग होना चाहिए? प्रेम का गुण है फैलाव। इस सृष्टि में सारी चीजें फैलती हैं, बढ़ती हैं। प्रेम अगर आपका दो व्यक्ति तक ही सीमित हो गया तो समझना चाहिए कि आपका प्रेम विकसित नहीं होगा, एक सामाजिक व्यवस्था में ही ढल के रह गया। उस प्रेम को फैलना चाहिए, उस प्रेम को आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रेम से देश जुड़ना चाहिए, राष्ट्र जुड़ना चाहिए, उस प्रेम से विश्व जुड़ना चाहिए। और ये अगर नहीं जुड़ा ही नहीं तो राजनीति क्या है? वो प्रेम रहित क्रियाकलाप है। जिसमें प्रेम नहीं, वो महत्वाकांक्षा है, वो घोर स्वार्थ है, घनघोर स्वार्थ है, वह उल्टा पटक है। अभी आपने राजनीति में देखा कि चाचा भतीजा में युद्ध हो गया। चाचा भतीजा तक एक नहीं, कल तक जो एक थे वो एक नहीं होते हैं। बाप बेटा तो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वहां केवल स्वार्थ है और वो प्रेम का विपरीतार्थक है। इस तरह की राजनीति घातक है। जिस राजनीति में प्रेम के लिए जगह न हो, जिस राजनीति में जनता के प्रेम के कारण राजनीति में आदमी न गया हो, वो राजनीति घोर शोषण है। और भारतवर्ष का दुर्भाग्य है विशेष रूप से, वैसे तो पूरी दुनिया का ही है, कि केवल घनघोर स्वार्थी लोग, महत्वाकांक्षी लोग राजनीति में जाते हैं और एक ही काम करते हैं, तमाम तरह से ठग के केवल शोषण का काम और देश को कमजोर करने का काम। ये राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ में पड़ के। लेकिन तो मैं चाहता हूँ जी जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं उन लोगों में भी कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, तो प्रेम तो है ही सर, बिना प्रेम के कहाँ कुछ है सर, उसको भी प्रेम माना जाएगा। यही तो धोखा है। वहां प्रेम शब्द है, आत्मा नहीं है, शरीर है, शब्द है, अर्थ नहीं है उसका कुछ। आप अंदर जाके देखिए राजनेताओं को, उसके क्रियाकलाप को देखिए। मामूली सी बात है, आ जाए ना हाथ में सत्ता और देखिए कि प्रथम दिन से ही कैसा परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन सत्ता आने के लिए जितने छलछंद हैं, जितने गलत रास्ते हैं, गलत चुनाव प्रणाली है, इस प्रणाली के माध्यम से कभी प्रेमी किस्म का आदमी नहीं जा सकता है उसमें। तो मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति को ठीक करना है तो सबसे पहले इस चुनाव प्रणाली को बदलना होगा। और मेरे सामने सही चुनाव प्रणाली, वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली क्या हो सकती है, उसकी परिकल्पना है। और मैंने इसको फेसबुक पर डालना भी सिलसिलेवार शुरू किया, लेकिन देखा कि रिस्पांस ज्यादा नहीं आ रहा है, लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैंने अधूरा छोड़ दी। वो सारी परिकल्पना मैं रखने जा रहा था। सर मैं पढ़ता हूँ, मैं आपके पेज पे बराबर पढ़ते रहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया लोग नहीं दे रहे हैं इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, सब चीजें लोग पढ़ते भी रहते हैं और आपसे काफी लोग जुड़े हुए हैं तो देखते रहते हैं। सर एक और अहम सवाल आ रहा है कि आपने जो लिखा था कि ममत्व और मोह आसक्ति दुनिया को प्रेम कहती है, लेकिन महापुरुष इससे ऊपर उठ जाते हैं, उसको प्रेम नहीं मानते हैं। क्या कौन सी बात पर आप लोगों ने इस बात को लिखा? ममत्व का मतलब है मेरेपन का भाव। जो प्रेमी होता है वो क्या कहता है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तुम अब दूसरे के नहीं हो सकते, तुम पर मेरा अधिकार है। ये प्रेम नहीं, इसके ठीक विपरीत प्रेम होता है। प्रेम कहता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। ये जो तेरा हो जाता है उस समय ये ममत्व वहीं से हटता है। ममत्व है मेरेपन का भाव, ममत्व है मोह, वहां तक प्रेम नहीं रहता है। लेकिन जो ही हो जाता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरे काम का हूं, मेरा उपयोग तू कर ले और मेरा उपयोग जितना ही करोगे उतना ही मुझे आनंद का अनुभव होगा, तो यह प्रेम की अवस्था का नाम है। प्रेम में जब आपका उपयोग होता है जी। एक और आपने पोस्ट लिखा था कि अश्लीलता जो है अंग प्रदर्शन का रूप है, लेकिन वो सलील है, वो सुंदर है, तो सुंदर चीज कभी अश्लील नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप रसगुल्ले का प्रदर्शन करके अश्लील नहीं कह सकते, उसी प्रकार से आप अंग प्रदर्शन को भी अश्लील नहीं कह सकते हैं। इस पर काफी लोगों में भ्रांति भी हुई, अभी अश्लीलता पर बात भी चल रही है। अश्लीलता देखिए, आप हर व्यक्ति की लालसा होती अंग देखने की, खास करके पुरुषों की लालसा होती है स्त्रियों की के अंग देखने की। ऐसा पुरुष मिलना ही नहीं, संभव नहीं है जो अंग देखना ना चाहे। तो अंग देखना
तो अंग आप देखना चाहते हैं और वो अंग दिख रहा है, जो आप देखना, जो आपको सुंदर लग रहा है वो अश्लील कैसे हो जाता है? तो होता क्या है, बात कहाँ है? बात ये है, और मैं तो अश्लील उसको भी कहता हूँ, फेसबुक पर जो रसगुल्ले की, तरह तरह के पकवान की, मिष्ठान की और तरह तरह की चीजों के का जो प्रदर्शन होता है, अगर अंग प्रदर्शन अश्लील है तो भोज्य पदार्थों का प्रदर्शन भी अश्लील है। क्यों? क्योंकि उसको देखने के बाद जी ललचने लगता है। वो अश्लील कहने वाला क्या कहता है? अश्लील कहता है कि वो असली दिश का मेरे भीतर उत्तेजना होती, तो उत्तेजना होती है तो उसका सम्मान आप कर लीजिए ना, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपको उत्तेजना होती है तो ये आपकी बीमारी है, उसको क्या लेना देना आपकी उत्तेजना से? आप दूसरे को क्यों शांत करना चाहते हैं, आप अपने को क्यों नहीं शांत करते हैं? ऐसा भी आदमी हो सकता है, और है ही, जो सेक्स को जान चुका है, अंग को देख चुका है, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। विदेशों में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन अपने देश में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि ये प्यासा है, क्योंकि इसने ढक के उसको अश्लील कहा है, उसको वर्जित कहा है, और ऐसा कह के जीवन भर अंग देखने में उसका मानस लटका हुआ है। वो दूसरा कोई चीज नहीं देख सकता है, वो मंगल ग्रह पे नहीं जाएगा। ऐसा आदमी अनुसंधान नहीं करेगा, और जहां यूनिवर्सिटी में कोई नहीं, उसका सारा एक ही उद्देश्य होगा कि अंग वो किसी तरह से देखे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो जिसको पॉर्न वीडियो कहते हैं, वो और उसका रेट कितना होता है, उस कितना ज्यादा देखा जाता है। एक एक आदमी देखता है छिपा के, बूढ़ा देखता है, किशोर देखता है, युवा देखता है, एक एक आदमी देखता है वो। तो आप जिसको देखते हैं, जिसके लिए लालायित है, उसको अश्लील कह रहे हैं। अश्लीलता हमारे भीतर है, और वो पैदा हुई है वर्जना से, वो पैदा हुई है प्रतिबंध से, वो पैदा हुई है ज्यादा से ज्यादा ढकने से। खुला होने के बाद जिज्ञासा खत्म हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि एक समय जो स्त्री पूरा ढक के अपने को रखती है, तो उसका हाथ दिख जाए, बांह दिख जाए, टांग दिख जाए, तो ये भी उत्तेजक हो जाता है, ये भी उतना ही उत्तेजक हो जाता है। और अगर उस पूरा खुल जाए तो पूरा खुलने के बाद सारे आकर्षण खत्म हो जाते हैं। तो भारतीय जो सिस्टम है वो सेक्स को सर्वाधिक महत्व देता है, उसके महत्व को, उसके आकर्षण को इस प्रतिबंध के द्वारा बरकरार रखना चाहता है। और जो इसको खोलने का पक्षधर है वो मुक्ति का मार्ग खोलता है, उससे बाहर, क्योंकि जान लिया, देख लिया, अब क्या फिर उसके पीछे जाना, क्या बार बार वही चीज देखना? बार बार नहीं देख सकता। ढकते हैं तो जीवन जिंदगी भर आप लटके रहते हैं। जी मैं जी, मोनिका जी कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ सर, जैसे अभी तो आपकी जो उम्र हो गई है, तो इस उम्र में ज्यादातर लोग भक्ति में और साधना में लीन होते हैं, भगवान के लीन होते हैं, और आप इस उम्र में इस तरह की बातें करते हैं, तो समाज में तो कोई ना कोई तो आपकी आलोचना तो करते ही होंगे लोग। हाँ, आलोचना तो जीवंत आदमी की ही होती है। आलोचना बतलाता है कि आपकी जीवंतता बरकरार है, आप मरे हुए नहीं हैं, आप नोटिस लेने योग्य आदमी हैं, आप खतरनाक आदमी हैं, आप हम पर खतरा बन सकते हैं हमारे सिस्टम का। आलोचना का अर्थ इतना ही होता है। तो जब आलोचना होती है तो तिलमिलाहट से होती है, डर लगता है कि ये आदमी खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक? क्योंकि ये सच बोलता है, और सच घातक होता है, सच संक्रामक होता है, वो लोगों को अपील करता है, सच लोगों को खींचता है, उसमें आकर्षण होता है। तो यह जो सच बोला जा रहा है, ये लोगों के लिए परेशानी का कारण। और जिसको भक्ति कहते हैं, भक्ति थोड़े, भक्ति क्या, भक्ति जीवंत चीज है, परम जीवंत चीज है, और प्रेम से भक्ति निकलती है। प्रेम के अलावा भक्ति निकलने का दूसरा कोई मार्ग न है, न कभी था, न कभी होगा। प्रेम का शुद्धतम रूप, प्रेम का ही विकसित रूप है भक्ति। और यहाँ भक्ति क्या है? भजन गाइए, फिल्मी गीतों के तर्ज पे कुछ से कुछ राधा कृष्ण का नाम ले लीजिए, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगी, यही सब गाइए, यही भक्ति है। कुछ से कुछ गाइए, वो भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये आसक्ति है, ये घोर मोह है, माया है। भक्ति तो बिल्कुल अलग ही चीज है, जो प्रेम, जो कुर्बानी, जो समर्पण से निकलती है। भक्ति आपको देखनी है तो कबीर में देखिए, भक्ति देखनी है तो मीरा में। ये पूरा कटरा जो हमारे समाज में ठकुरबाड़ी, ये तो उपद्रव का केंद्र है। वो तो लाउड स्पीकर बजा बजा के आपको परेशान कर देगा। अरे भक्ति तुम्हारे और भगवान के बीच का रिश्ता है, तुम चौथे को क्यों परेशान कर रहे हो? अपनी पत्नी को लेकर नहीं लाउड स्पीकर में जाते हो, उसका प्रेम प्रदर्शन नहीं करते हो, भगवान का प्रेम प्रदर्शन करते हो। ये भगवान का प्रेम, तुम्हारे पास प्रेम होता तुम प्रदर्शन करते। प्रेम का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने ही प्रकाश है, अपने फैलता है। लेकिन ये सारा प्रदर्शन है, बेचारे बरगला बड़े दीनहीन व्यक्ति है जिसको आप भक्त कहते हैं, वो दीन अवस्था को प्राप्त, दयनीय प्राणी,
इसके अलावा और कुछ नहीं। वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो भक्त है। भक्ति तो बहुत ही क्रांतिकारी चीज, वो जीवन का परम स्वाद है, वो बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा आनंद है, और वो संक्रामक है। आप किसी सच्चे भक्त को देख लेंगे, आपके भीतर भी उसकी जो आप प्रेम पर ज्ञान दे रहे हैं, क्या जो आने वाला जो स्कूल है आपका, जो खुलने वाला स्कूल है, वो उसमें जो बच्चे आएंगे उनको भी इसी तरह की प्रेम की शिक्षा दी जाएगी, और जो वहां से निकलेंगे वो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग लव गुरु मटुक नाथ की अक्ष देखेंगे? देखिए, आप अभी तक चीजों को अगर समझ रहे होते तो इस तरह की बात नहीं करते जी। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, हम लोग प्रेम का मतलब सोचते हैं केवल सेक्स, इसके अलावा बाहर हम नहीं सोच पाते। इसके आरंभ है ही और वहीं पर अंत नहीं है। आप अगर प्रेम, ये स्वीकृति नहीं है, प्रेम अगर बुरी चीज है तो क्या जरूरत है? मटुकनाथ नहीं निकलेगा। मटुकनाथ अगर निकला दूसरा तो ऐसा तो निकल ही नहीं सकता, तो उसका कोई विकास नहीं। शिक्षा का हमारा जो मतलब है वो प्रथम मतलब है कि जिसके भीतर जो बीज छिपा हुआ उसकी पहचान मैं करूं, जो हिंदुस्तान के किसी स्कूल में नहीं होता, कहीं नहीं होता है कि अमुक जो बच्चा हमारे पास आया हुआ उसके भीतर क्या छिपा हुआ, कौन सा बीज लेकर वो परमात्मा के घर से आया हुआ है, और उसमें हम कई वर्षों समय जाया करेंगे। एक एक बच्चे की डायरी होगी, उसका नौ उसके एक्टिविटीज को देखेंगे, उनके साथ क्रियाकलाप को देखेंगे, उनके साथ खेलेंगे, और उसमें उसके जो लक्षण है वो सामने आते जाएंगे। और तब कुछ दिनों में हम उनके अभिभावकों को बताएंगे कि आपके बच्चे के भीतर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का बीज है, और इस तरह के बीज पनपने के लिए इस तरह के अवसर की जरूरत इसको है, इस तरह का मौका दीजिए। हाँ, प्रेम का मतलब क्या है? हमारे यूनिवर्सिटी में प्रेम नहीं है, क्या है? महत्वाकांक्षा। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है? किसी को फर्स्ट किया जाता है। अरे तुम्हारी सबसे पैसा लेते हो, सबके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम एक को टॉप करते हो, एक को सम्मानित करते हो, तुम्हारे सिस्टम में खोट है। सबको अधिकार है कि उसके भीतर उस पर एक एक बच्चे पर शिक्षकों का ध्यान जाए और उसको विकसित किया जाए। वो तो आप करते नहीं। किसी कोई लगन से, अपनी लगन से कुछ कोई कर लेता है तो फिर श्रेय आप लेते हैं, यूनिवर्सिटी ले लेता है, प्रांत ले लेता है, देश ले लेता है, जबकि उसको बनाने में उसका कोई योगदान नहीं रहता है। तो इस तरह की जो शिक्षा चल रही है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध हम शिक्षा दे रहे हैं। एक एक बच्चे की नोटिस ली जाएगी, एक एक बच्चे के विकास पर ध्यान रहेगा और वो किस दिशा में विकास कर सकता है। इसलिए अभिभावक लोग इससे सीधे जुड़े रहेंगे और ऑनलाइन व्यवस्था होगी। हम तो आगे चलकर कोई क्लिक करेगा तो हमारे क्लास को भी गार्जियन देख सकता है, लिंक दबा क्लास में क्या हो रहा है, कैंपस में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो देख सके। प्राइवेट में ये सब छिपाया जाता है। तो बच्चे का विकास कैसे हो सकता है? और ये हम ये नहीं कहेंगे कि उसको पछाड़ो, तुम हर आदमी अपना अपना विकास करेगा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतियोगिता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन सिर्फ अपने आप से। कंपटीशन हम जहां आज है कल हम वहां न रहें, जितना हमने आज सीखा है उतना ही सीखा हुआ न कल हम कुछ और आगे बढ़ें, इस पैटर्न पर ढाला जाएगा। न कि उसमें उस तरह की न परीक्षा होगी जैसी परीक्षा हो रही, न इस तरह का रिजल्ट होगा जिस तरह का रिजल्ट दिया जाता है, और न इस तरह का तनाव होगा जिस तरह का तनाव पैदा किया जाता है। वहां तो आनंद होगा, वहां तो क्रीड़ा होगी, खेल, उत्सव, महोत्सव, और प्रेम ही प्रेम होगा। इससे बढ़कर और क्या कहें? वहां प्रेम छोड़ के और उस विद्यालय में और कुछ नहीं होगा। प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, उसको देखना हो। विद्यालय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको, उस विद्यालय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद कोविड की वजह से लेट हो रही है, लेकिन जब भी खुले एक अच्छा परिवेश के साथ बच्चे वहां पे आए और पढ़ाई शुरू हो। कुछ दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि सर पहले प्यार को भुलाया जा सकता है या नहीं, या फिर तरह तरह के और भी सवाल आ रहे हैं। ये पहला प्रेम, आखिरी प्रेम, या प्रेम ही प्रेम? वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो व्यक्ति जीवन भर उसी प्रेम को याद कर सकता है, कोई उसको भुला सकता। और लाश को ढोना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जो प्रेम मर चुका उसको कोई नहीं ढोता। प्रेम जिंदा है उसके दिल में तभी ढोता, उसको ढोना नहीं कहते हैं, वो कहते हैं प्रेम जिंदा। और जिस व्यक्ति से आप गहराई से कभी जुड़े हुए हैं, वो प्रेम का दिया अहरनिश किसी न किसी कोने में वो जलता रहता है, वो मिटता नहीं है, वो रहता ही है। पवन राज नाम का सर लड़का है, मेरे टीम का हिस्सा है, उन्होंने लिखा है कि छोड़ के चली गई है, वापस कैसे लाया जाए?
अब ये जो है किसी को जबरदस्ती आप वापस लाते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो स्वेच्छा से गई है, हमारी मर्जी से गई है, हमारी जानकारी में गई है। तो वो तो उस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे कोई किसी को छोड़ के भाग गई और दूसरा बेहाल बेहाल हो रहा है। यहाँ तो वो भी खुशहाल है, मैं भी खुशहाल हूं, अब बेहाल तीसरे ही आदमी हो रहे हैं जिसको कुछ लेना देना नहीं। क्यों लाया जाए किसी को? आदमी प्रेम में अपने आता है कि खींच के लाया जाता है? ये विवाह में खींच के लाया जाता है कि है हमारी पत्नी है, हमारा पति है, भाग गया, इसको पकड़ के लाओ। अरे प्रेम ये थोड़े है विवाह जो पकड़ के लाओ। प्रेम में पकड़ा नहीं जाता है, विवाह में पकड़ा जाता है। और पकड़ा हुआ विवाह भी होता है, पकड़ के विवाह कर दिया जाता है। पत्नी भाग गई तो उसको पुलिस से पकड़ के मंगवा लिया। अरे भाग गई तो भागने दो उसको, उसको अपना जीवन जीने दो, जिसके साथ जीना चाहती है जीने दो। ये क्यों पकड़ के तुम अपना खुशट आदमी अपने पास उसको रखना चाहते हो जिसके पास वो रहना नहीं चाहती है? ये सब अत्याचार है, और वही अत्याचार लोग सिखाते हैं, क्योंकि यही समाज में है, ऐसा ही है। एक और सवाल आ रहा है कि प्यार जो है बर्बाद कर देने का रास्ता है या फिर आबाद कर देने वाली है। मतलब इसको तो जितना तो अब सुनने के बाद तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि आबाद जरूर हो जाएंगे लोग। ये दोनों रिश्ते वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर बर्बाद व्यक्ति है तो प्यार भी उसको बर्बाद कर देगा, अगर वो सकारात्मक है तो प्यार उसको आबाद कर देगा। वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर सवाल है तो पूछ लिया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे सारे मतलब जवाब मिल चुके हैं। सर सभी के व्यक्तिगत सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, आप भी अपने व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स मैं आप लोगों से सवाल आ रहे हैं, वहां मैं आप लोगों से पूछूं? जी जरूर। तो आप लोगों को अपने प्रेम के बारे में बताना चाहिए, मुझे तो उसी से मतलब है। आप फलें फूलें, आपका प्रेम परवान चढ़े, आप आगे बढ़े, उस वही तो। आप लोग तो मेरी लहराती हुई फसल है, और आपकी फसल लहराती फसल को देखकर मुझे वैसी खुशी होगी जैसे किसानों को होती है अपनी फसल देखकर। तो मैं तो लालायित रहता हूं कि आप लोग अपने बारे में बताएं, और कहीं कोई कठिनाई हो, दिक्कत हो, और मुझसे अगर हो सकता है तो मैं आपकी सहायता करूं। सर एक मेरे मित्र लिख रहे हैं कि जिससे प्यार करते थे उसकी शादी हो गई है, उस समय में क्या किया जाए? क्या क्या शादी हो गई तो छोड़िए, अब दूसरा खोजिए। शादी तभी हो गई, शादी वैसे कैसे हो सकती है? शादी हो गई का क्या मतलब है कि कोई न कोई बाधा सामने आई, जिस बाधा को पार करने में वो असमर्थ था। तो जो असमर्थ आदमी है तभी तो। एक और सवाल आ रहा था कि वेट करने वाली लड़की को क्या कहेंगे? 2-3 साल से वेट करा रही है शायद। वेट करना तो अच्छा है। जो कई तरह का वेट होता है, एक ठगी का वेट होता है, एक वास्तविक वेट होता है। एक होता है कि कोई लड़की सही समय की तलाश कर रही है कि किस समय वो सक्षम होगी, जब परिवार उनके लिए बाधक नहीं बनेंगे, उस समय का इंतजार करना, वो वेट है। और दूसरा इंतजार क्या है कि ठहरो, तुमसे बढ़िया कोई आने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो उसको समझना चाहिए कि किसी हमको रोकवा के, क्योंकि हर आदमी एक डाल पर नहीं रहता, डाल टूट जाए तो चित हो जाएगा। इसलिए कई डाल पे वो रखना चाहता है, बस में एक टूटे तो एक बच जाए। एक आदमी कई जगह प्रेम इसलिए चलाता है कि एक अगर गई या गया तो फिर हम तो निराधार हो जाएंगे, दुख में पड़ जाएंगे। इसलिए एक गया तो कोई न कोई रह जाए, इसलिए कई जगह प्रेम चलाते हैं। कई जगह दूसरा इंतजार करवाने का ये होता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन जब प्रेम गहराई में जाता है तो एक जगह हो जाता है। वो गहराई में होगा तब एक जगह होगा। सर आपने भी लिखा था कि प्रेमिकाएं जो है अनंत होनी चाहिए, अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक प्रेमिकाएं बनते रहती है। हाँ, वो बनते रहना जीवंत आदमी का लक्षण है, वो बनते रहेगा। क्यों किसी के लिए दरवाजा खोला बंद कर दिया जाए? ये तो अप्रेम की अवस्था। नहीं जाओ जाओ, और कोई आपको कहे कि मैं आपको प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो आप क्या कहिएगा? जाओ 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 जाओ, भागो भागो, दरवाजा बंद कीजिएगा। किसी के लिए दरवाजा नहीं, आपका हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि जो आए वो आए। होता क्या है कि जो पहले से है उसको ईर्ष्या होगी, और ईर्ष्या होगी तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। यहीं पर प्रेम की जटिलता शुरू होती है। असली दिक्कत यहीं से होती है जब पार्टनर को ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या के कारण ही हमारी सारी व्यवस्था है कि एक से ही होना चाहिए, दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहिए सिर्फ। और ये एक तरह की गुलामी है। वो प्रेम खुली हवा का जो प्रेम होता है वो अलग किस्म का होता है। हम लोग बंद
कमरे का प्रेम जानते हैं, बंद जो नियम है उन नियमों में बंधे प्रेम को जानते हैं। तो सब प्रेम की अपनी अपनी कठिनाइयां हैं और आदमी को चुनना पड़ता है कि हमको कौन सा प्रेम जीना है। जी, लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गए सर बातचीत करते हुए और बहुत मजेदार सेशन रहा। शायद कल नेटवर्क समस्या की वजह से नहीं हो पाया था। मोनिका जी यदि कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं जी, शुक्रिया मटुनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। मैं भी खुश हूँ क्योंकि जो पेशेवर मीडिया वाले होते हैं वो अनर्गल सब चीजें उसको उत्तेजक बनाने की चीजें आप लोग समझने की समझपूर्ण चीजें पूछ रहे थे, सनसनी फैलाने वाला नहीं, जिससे समझ बढ़े इस तरह के प्रश्न आपके भीतर से आए। इसलिए मैं आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और एक और हम अपने दर्शकों को बता दें कि मटुकनाथ सर लव गुरु के अलावा हिंदी के एक अच्छे प्रोफेसरों में इनकी गिनती की जाती है। कई ऐसे शब्द इन्होंने आविष्कार कर दिए, टेक्निकल शब्द जो शायद ही कहीं डिक्शनरी में मिले या चलते फिरते जो इनके पोस्ट मिलते हैं, जो इनकी लेखनी होती है काफी सुदृढ़ होती है। पढ़ने से जो है यहाँ से ज्ञान का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता जो है वो काफी विकसित हो जाती है। तो हम भी चाहेंगे कि आप भी मटुकनाथ सर को समय दर समय पढ़ते रहें और आप भी सर सकुशल और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत और शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने प्रेमी प्रेमिकाएं के साथ। और इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।